नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हुआ समझौता अवैध। भारत और फ्रांस ने वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में करीब 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मदद भेजी जा रही है। और ब्रिटेन के सांसदों ने बांग्लादेश में फरवरी में संसदीय चुनाव से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को लेकर चिंता व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी के संबंध में चीन और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1963 में हुए समझौते को अवैध बताया है। उन्होंने शख्सगाम घाटी पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणी के जवाब में ये बात कही। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत घाटी में किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करता है। भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है, इसलिए शख्सगाम घाटी से जुड़ी किसी भी गतिविधि को हम मंजूरी नहीं देते। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय पहले ही अपना बयान जारी कर चुका है। चीन में जारी किए गए संयुक्त बयान और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को हम स्वीकार नहीं करते और दोनों देशों द्वारा किए गए समझौते को अवैध मानते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और ये अभियान अब भी जारी है। श्री द्विवेदी ने कहा कि दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। भारत और फ्रांस ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश में चुनौतियों का सामना करने और शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर बल दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने आज नई दिल्ली में 38वीं भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता की सह अध्यक्षता की। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने सुरक्षा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में चल रही द्विपक्षीय पहलों पर चर्चा की। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित संयुक्त विकास और सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की गई। चर्चा में बदलती भू राजनीतिक स्थिति के साथ साथ साझा चिंताओं से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आगामी भारत यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा की। श्री बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति के सहायक माइकल क्रेस्सियोस से मुलाकात कर भारत में होने वाले आगामी एआई इम्पैक्ट समिट पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की विनिर्माण क्षमताओं और तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की मजबूती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना आवश्यक है। श्री बेसेंट ने कहा कि दोनों देश खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तीसरे सप्ताह भी जारी है। एक रिपोर्ट।
ईरान में कई हफ्तों तक संचार बाधित रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फोन पर संपर्क कर पाने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने तबाही के मंजर के बारे में बताया, जिसमें कई बैंक और सरकारी कार्यालय जला दिए गए हैं। चौथे दिन भी इंटरनेट बंद होने से बैंकिंग कार्यालय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाते हैं तो वॉशिंगटन हस्तक्षेप कर सकता है। इन धमकियों के बावजूद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन वह युद्ध के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। श्री अरागची ने कहा कि ईरान की सैन्य तैयारी पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया कि मृतकों की संख्या लगभग 2000 होने की आशंका है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका और इजरायल पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद जल्द ही भेजी जाएगी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों ने पश्चिम एशिया में हवाई खतरों से निपटने के लिए कतर के अल उदैद हवाई अड्डे पर एक नया संयुक्त वायु और मिसाइल रक्षा समन्वय केंद्र खोला है। नया केंद्र वायु और मिसाइल रक्षा के लिए एकीकरण, सूचना साझाकरण और समन्वित योजना में सुधार के लिए अमेरिका और क्षेत्रीय कर्मियों को एक साथ लाता है। ब्रिटेन के 4 सांसदों ने फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा व्यापक रूप से समर्थित राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंध पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों के दिशा निर्देशों की अवहेलना है। बॉब ब्लैकमैन, जिन शैनन, जस अथवाल और क्रिस लॉ सहित विभिन्न दलों के ब्रिटिश सांसदों ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली गैर निर्वाचित अंतरिम सरकार को बांग्लादेशी मतदाताओं पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रमुख राजनीतिक दलों को बाहर रखने वाले किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। सांसदों ने अपने बयान में कहा कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग के सत्ता से हटने और 2024 में अंतरिम सरकार के गठन के बाद पहली बार 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले बांग्लादेश चहुमुखी दुविधाओं से घिरा हुआ है। बांग्लादेश में होने वाले 13वें जातीय संसद चुनाव में हिस्सा ले रहे 2568 उम्मीदवारों में से सिर्फ 109 महिलाएं हैं। ये भागीदारी 4% से थोड़ी अधिक है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार राजनीतिक पार्टियां और चुनाव अधिकारी महिला पुरुष प्रतिनिधित्व के अपने सबसे बुनियादी वायदों को भी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस के विशेष आम सम्मेलन में पार्टी के मौजूदा संविधान के अनुसार चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 8 संयुक्त महासचिव और 121 सदस्य चुने जाएंगे। मतदान अभी जारी है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। श्रीलंका की सरकार चक्रवात दित्वा से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने के लिए 95 अरब रुपए का रियायती ऋण पैकेज शुरू करने की तैयारी कर रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में लक्ष्य सेन, गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जोली की जोड़ी समेत कई खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने अपने ही देश के आयुष शेट्टी को 21-12, 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने मलेशिया के ओंग यू सिन और टीओ ई जी की जोड़ी को 21-15, 21-18 से हराया, जबकि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी को बाई प्राप्त हुआ। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और तिशा जॉली की जोड़ी ने थाईलैंड की ओर्निचा और सुकीता सुवाचाई को 21-15, 21-11 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता में कल 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपना मुकाबला खेलेंगी। वही थरुण मणिपल्ली, किदाम्बी श्रीकांत, ध्रुव कपिला, तनिषा क्रिस्टो, मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा समेत कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हुआ समझौता अवैध।
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में करीब 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका, और ब्रिटेन के सांसदों ने बांग्लादेश में फरवरी में संसदीय चुनाव से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध को लेकर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।